जय हिंद दोस्तों। आज मैं शिक्षण विधि का भाग 3 लेकर के आया हूँ और आप देखेंगे कि मैंने पहला जो भाग दिया दरअसल वो था ऑफलाइन का पहला क्लास। फिर जो दूसरा भाग दिया वो ऑफलाइन क्लासेस का दूसरा भाग था और ये जो तीसरा भाग दिख रहा है यानी ये ऑफलाइन क्लासेस का तीसरा भाग है। तो अगर हम भाग ना मान करके अगर इसे हम माने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये है क्लास 3। आज 3 तारीख है और 3 तारीख को होता है, देखिए 1 तारीख से मैंने शुरू किया तो क्लास 1 दे दिया आपको, क्लास 2 भी दे दिया और ये क्लास 3 दे रहा हूँ। इसमें आपको मिलेंगे अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि और भाषा संसर्ग विधि के बारे में सारी जानकारी वो भी विस्तारित रूप से। देखिए पहला है अनुकरण विधि, इसे सिमुलेशन मेथड कहा जाता है। अब अनुकरण किसे कहते हैं? जब बच्चे या कोई भी, हम भी वही करते हैं कभी कभी, किसी की नकल करता है या उसे दोहराता है। छोटे बच्चों को आप देखेंगे यदि माँ कुछ बोलती है तो वो घुमा करके वही बात बोल देता है क्योंकि उसे इतना ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। छोटे बच्चों की बात स्पेशली मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग भी तो यही करते हैं। यदि कोई सलमान खान का एक पिक्चर आया था, आपने देखा होगा, तेरे नाम, उसमें बीच में मांग पा रहा था उन्होंने, ये तस्वीर आप देखिए, चश्मा वाला तस्वीर। अब लोग और लड़के क्या करने लगे, अपने आप को सलमान खान का अनुकरण करने लगे और उसी तरह बाल पारने लगे यानी मांग पारने लगे बीच में। फिर बगल में देखिए तस्वीर है सानिया मिर्जा, उन्होंने एक नाक में पहनी थी नथुनिया और उस पर कई गाने बनाए गए और कई लोगों ने उनका अनुकरण करके, स्पेशली महिलाएं, उस तरह की नथुनिया को पहना। तो ये मैं एक समझने के लिए कहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये अनुकरण करते हैं, बच्चे जो होते हैं उसी तरह अनुकरण करते हैं। तो किसका अनुकरण करते हैं? माता पिता का, शिक्षक का और अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं का, अपने सहपाठियों का, अपने दोस्तों का। जब बालक अनुकरण करके यानी नकल करके या दोहरा करके सीखता है तब वह प्रक्रिया अनुकरण कहलाती है और यह जो विधि हो गई अनुकरण करके वो अनुकरण विधि कहलाती है। इसके प्रतिपादक कभी कभी जनक शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। मनोवैज्ञानिक हैगार्ड महोदय थे। अनुकरण द्वारा सीखने को एक प्रभावशाली अधिगम विधि माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये देख लीजिए। हम तभी किसी का अनुकरण करते हैं जब उससे प्रभावित होते हैं, हमको वो चीज़ अच्छा लगता है, तभी हम उसका अनुकरण करते हैं। इसमें बच्चे शिक्षकों का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना तथा नवीन रचनाएं सीखते हैं। जैसे पहले शिक्षक बोलते हैं और बच्चे भी उसको दोहराते हैं। छोटी कक्षाओं में अधिकतर होता है, यदि ABCD सिखाना हो उसे बार बार रटवाना पड़ता है, पहाड़ा रटवाना पड़ता है। भले रटवाना एक अच्छी विधि नहीं है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। जब वो नहीं बोल पा रहे हैं किसी शब्द को तो हमें बार बार उसका उच्चारण करवाना पड़ता है और जब बच्चे उसको दोहराते हैं तो सीख जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा लैपटॉप देख रहा है, कोई मोबाइल को देख रहा है और उसी का नकल करता है। अधिकतर छोटे बच्चों को आप देखे होंगे दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पहले हमारी दादी नानियाँ उसको कहानी सुनाया करती थी। अब वो जो दादी नानियाँ हैं ना, सारे मोबाइल के अंदर घुस गई है। हमारे पास आज के समय में उतना वक्त बच्चों के लिए नहीं हो पाता क्योंकि काम ज़्यादा है और जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो ऐसे में उसका साथी बनकर आता है दृश्य श्रव्य सामग्री, वैसा सामग्री जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, और उसको अनुकरण करके बच्चे बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं। अगली विधि है व्याख्यान विधि।
और जब भी आपको ये किसी भी एग्जाम में मिल जाए व्याख्यान विधि, तो उसको सीधा काट दीजिएगा। मैं यहाँ आपको इसकी जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ इस विधि का, नहीं तो मैं इसे नहीं बनाता कभी भी, क्योंकि व्याख्यान विधि में कुछ नहीं सीखा जाता है। अधिकतर आप कॉलेजों में देखते होंगे, प्रोफेसर आते हैं, बोर्ड के सामने लेक्चर देते, चले जाते हैं। बच्चे सीखे या ना सीखे, उनकी प्रतिपुष्टि से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। और ये सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। जनक क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ग्रीक के लोग इनके जनक थे। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। देखिए, शिक्षक केंद्रित विधि यानी व्याख्यान वही शिक्षक दे सकते हैं जिसको उसकी डीपली नॉलेज है। इसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका रहती, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। जब आप लेक्चर देना शुरू करेंगे किसी स्कूल में जाकर के, तो बच्चे बोर होने लगते हैं। तो हमें यह बात का ध्यान रखना पड़ता है उसे कैसे हम अपनी ओर आकर्षित रखें और अपने बातों में फंसाए रखें। तो हर समय पढ़ाना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी चुटकुले हो जाते हैं, कभी हंसी मजाक भी जरूरी है, ऐसे में आपसे जुड़े रहते हैं। लेकिन इस विधि में ऐसा कुछ नहीं होता है। शिक्षक कक्षा में आते हैं और किसी मुद्दे पर व्याख्यान दे करके यानी लेक्चर दे के चले जाते हैं। तो ये जो होता है, ये प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि की संज्ञा दी जाती है इसको। अब प्रभुत्ववादी का मतलब होता है, बहुत ऐसे शिक्षक देखे होंगे आपने और आप एक्सपीरियंस भी किए होंगे, जो अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते हैं, जबकि शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। अगला विधि देखते हैं, मॉन्टेसरी विधि। इसके जनक या प्रतिपादक इटली की मैडम मारिया मोंटेसरी को है। इसका पूरा नाम है मारिया मोंटेसरी। पेशे से ये डॉक्टर थी और मनोवैज्ञानिक भी थी। इसका प्रयोग यानी इस विधि का, जो मोंटेसरी विधि का है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम रूस के विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा के लिए किया जाता था। बाद में इसे सामान्य बच्चों के लिए भी किया जाने लगा। यह पद्धति 2.5 साल से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है और उस पर ही लागू की जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इस बात को आप समझिए। इसमें जो होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? 5 है। नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। यानी बच्चे इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। और कहा जाता है, इनके अनुसार कहा गया है कि हिसाब लिखने से पढ़ने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। यानी जो हिसाब जो लिखना होता है वो पढ़ने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। ये कहा था मारिया मोंटेसरी ने। मोंटेसरी पद्धति में इंद्रियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यानी आप देख लीजिए, पहले ही शुरू हो गया मंदबुद्धि बालक है, तो मंदबुद्धि बालक का आईक्यू लेवल भी कम होगा, बुद्धि लब्धि उनकी कम होगी। तो ऐसे में उसे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो छुआ करके, सूंघ करके, दिखा करके, टेस्ट करवा करके सिखाया जाए तो वो जल्दी सीख पाते हैं। अब ये देखिए, ये जो विधि है ये खर्चीली विधि है, तो ये निर्धन देशों, गरीब देशों के लिए उतना उपयोग में नहीं लाया जाता है जितना कि अमीर देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से एक सवाल 100% आते हैं, और आप अगर पिछले सवालों को देखेंगे, पिछले वर्षों के सवालों, आपको मिलेगा कि मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो ये थे मारिया मोंटेसरी। थे की जगह मगर थी कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैडम थी। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। इनके जनक या प्रतिपादक कुमारी हेलेन पारखस्ट को माना गया है, माना नहीं गया है, हैं। इनके जो जनक हैं कुमारी हेलेन पारखस्ट हैं। इस विधि में शिक्षक जो होता है बालकों को कुछ असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट आप सभी जानते हैं, असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट एक कार्य होता है, निर्धारित कार्य, और उसमें टाइम दिया होता है। यदि 7 दिन का छुट्टी हो रहा है
या अगर दुर्गा पूजा अभी आ रहा है तो बच्चों को घर में व्यस्त रखने के लिए, ताकि वो पढ़ाई का लय ना टूटे और वो कुछ करे, इसके लिए उन्हें एक असाइनमेंट दे दिया जाता कि एक तरह से मान के चलिए होमवर्क के तौर पे दे दिया जाता, आप करके आना। जब स्कूल खुलेगा 7 दिन के बाद आप आना है, आपका चेक किया जाएगा। तो तय सीमा हो गई नहीं, 7 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे तय कर दिया जाता है। तो विद्यार्थी उसको करके आते हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चे इसमें खुद से करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन उसको एक छोटा मोटा लैब चाहिए। अब लैब कहने का मतलब ये नहीं कि उसमें केमिकल होंगे, तरह तरह के औजार होंगे, ऐसा नहीं। उसको एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक छोटा सा स्टडी रूम चाहिए, ताकि वो छीट धुन करके अपना इधर कलर फेंक दिया, उधर ब्रश फेंक दिया, ताकि उसका डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो आपको फिर वो आके तंग करेंगे, मम्मी मेरा ब्रश नहीं मिल रहा है, पेंसिल किधर रख दिया, कटर कहाँ है। तो इसके लिए एक छोटा मोटा लैब चाहिए, वो अपना बैठ करके टेबल पे या कहीं पे कर रहे हैं, सारा सामान वहाँ उसका उपलब्ध होना चाहिए। इन्होंने जो थी कुमारी हेलेन पार्खस्ट ने 1912 ईस्वी में 8 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह योजना बनाई थी। लेकिन दरअसल इन्होंने वास्तविक तौर पर प्रयोग किया इस योजना का 1913 से 1915 के बीच में। तो इस स्थिति को देख करके आपको नहीं लग रहा है कि यह प्रथम विश्व युद्ध का दौर है? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 में शुरू हुआ था। अब दरअसल देखिए, ये जो डाल्टन विधि क्यों नाम पड़ा, ये जो है डाल्टन शहर की निवासी थी। डाल्टन शहर कहाँ है? अमेरिका के, है ना। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। यह व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति है, बच्चे खुद से करते हैं ना। आपने तो होमवर्क दे दिया, असाइनमेंट, वो घर आ गए, शिक्षक अपने यहाँ जहाँ जाना है वो चले गए अपने अपने घर, लेकिन बच्चा तो खुद से कर रहा है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा कौन कर देगा, मम्मी पापा थोड़ा बता देंगे, लेकिन करना तो उसको खुद से पड़ रहा है ना। तो ऐसे में जो खुद से ज्ञान प्राप्त होता है वो अस्थायी होता है और बच्चों को मज़ा भी आता है प्रोजेक्ट बनाने में। नेक्स्ट देखते हैं भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। इनके जनक माने जाते हैं इटली की मैडम डॉक्टर मॉन्टेसरी। यह एक व्याकरण शिक्षक की विधि है, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इसमें रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है और यह प्राथमिक कक्षाओं हेतु बहुत ही लाभकारी विधि है। व्याकरण आप सभी जानते हैं, व्याकरण एक शास्त्र होता है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे किताब पढ़ेंगे तभी व्याकरण सीख सकते हैं। यदि आपने कुछ कहानी पढ़ा, उसके बीच से व्याकरण उठा लिया, उसको बता दिया शब्द क्या है, वाक्य क्या है, और भी तरह तरह के उसे वर्ण विच्छेद सिखाया जा सकता है, वर्ण सिखाया जा सकता है। तो रचनाओं के माध्यम से, ऐसा नहीं कि स्पेशली अलग से। तो यह विधि जो कहलाती है वो भाषा संसर्ग विधि कहलाती है और यह प्राथमिक कक्षाओं हेतु बहुत ही लाभकारी है। और इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। और कुछ विधियां बची हुई है जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, यानी कक्षा क्लास जो अभी तक 3 हुआ है वो 4 आएगा। तो हमारा इंतज़ार करें और ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, 1 दिन का समय लूँगा 1 दिन के बाद, क्योंकि इसको थोड़ा टाइप करने में, सजाने में वक्त लगता है। तो हमारे चैनल में आप बने रहें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलता रहे। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है पिछले वीडियो में, अगर किसी को चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ले लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं।